हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591। साथियों, पिछले क्लास में हम लोग ये रुक्मणी के सेट नंबर 2 को डिस्कस किया था। उस सेट नंबर 2 में कुल मिला के साथियों 47 प्रश्न को हम लोगों ने डिस्कस किया था। वीडियो लंबा बन जा रहा था, इसलिए हमने 47 प्रश्न के बाद वीडियो को बंद कर दिया। अब इसके बाद इस सेट नंबर 2 का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 47 से आगे बढ़ेंगे और कुल 150 प्रश्न तक को डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग इस चैनल पे पहली बार हैं, जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, ताकि जो भी अभ्यर्थी है जिनको सेट प्रैक्टिस करने में परेशानी होती है उन्हें क्या हो, फ़ायदा मिले और उनको उनका सेट जो है बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट करना ये चाहूँगा कि पूरे साथियों वीडियो को ज़रूर देखेंगे। इसमें बेसिक्स लेवल से आपको समझाया गया है, चाहे वो मैथ के प्रश्न हो। बहुत सारे स्टूडेंट का मैथ कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैथ के कंप्लीट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया गया है और आसानी से बेसिक्स लेवल से आपको समझाया गया है। पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मेरा आपसे पुनः निवेदन है। और आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 से आगे। प्रश्न संख्या 48 नंबर प्रश्न में कह रहा है साथियों, किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है। अब देखिए, जब भी साथियों आपतित किरण आएगी तो जब यह परावर्तित होगी तो वह मुख्य फोकस से होके होगी, ठीक है ना। इतना तो समझ में आता है। अब देखिए यहाँ पे आपतित किरण का परावर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, परावर्तित नहीं हो रही। तो यह वाला जो है, सॉरी, ये तो आपका क्वेश्चन ही है। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को अगर देखेंगे तो साथियों किरण तो यहाँ पे आ रही है, लेकिन ये मुख्य फोकस से होकर नहीं गुजर रही है, तो यह आपका चित्र ए गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर में क्या है कि यहाँ पे किरण आ तो रही है, आपतित तो हो रही है, ऐसे आना चाहिए था, आपतित तो हो रही है और मुख्य फोकस के गुजरे बिना इसको टच किए हुए निकल जा रही है, तो ये आपका चित्र बी भी गलत हो जाएगा। चित्र सी को देखिए, यहाँ पे कुछ दर्शाया ही नहीं गया है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। डी नंबर में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे किरण आ रही है और यह मुख्य फोकस से होके परावर्तित हो रही है, आपतित का परावर्तन मुख्य फोकस से होके हो रहा है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, चित्र डी सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। अब देखिए, जब भी आपतित किरण की बात करें, ठीक है, आपतित प्रकाश की बात करें, उसका समानांतर प्रकाश पुंज बनाने का कंडीशन क्या होगा, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से। तो ऐसा संभव तब होगा, देखिए साथियों आपको बेसिक्स से हम समझा रहे हैं और जल्दी जल्दी भागने का कोई मतलब नहीं। लेंस और दर्पण के कंडीशन में आप याद रखेंगे, ठीक है। लेंस क्या होना चाहिए, लेंस साथियों आपका उत्तल दर्पण होगा और उत्तल लेंस होगा और दर्पण आपका अवतल होगा। इस कंडीशन में साथियों क्या होगा, किसी बिंदु से उस पर आपतित प्रकाश यानी आपतित किरण जो है उसका समांतर प्रकाश पुंज बन सकता है। क्या होना चाहिए, लेंस का उत्तल होना चाहिए और दर्पण अवतल होना चाहिए। देखिए ऐसा कंडीशन ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 नंबर प्रश्न में साथियों ये क्या है, यह आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का है ना। 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अधिकृत करने पर यानी कि अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन कितना होता है। आप इसे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल है, 112 होगा, चूँकि Na 23 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसे बता देते हैं, 2Na + 2H2O, ठीक है, सबका परमाणु संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या आप याद रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे 2 है तो Na का 23 होगा तो 46 हो जाएगा ना, और फिर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है +2H2। तो इस तरीके से इसको आप उसका द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या के हिसाब से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 की तरफ। क्या कह रहा है कि कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों जो कि गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र, उसके मिट्टी जमाव के कारण बनती है। तो यह आपका बनता है साथियों जलोढ़ मिट्टी। आप जानते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में कि यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है,
तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करें तो यह उत्तर के विशाल मैदान और पूर्वी तथा पश्चिमी तटवर्ती मैदान में यह पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए बेहद ही फायदेमंद है क्योंकि वह अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, जबकि इसमें पोटास, फास्फोरिक अम्ल तथा चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसान विकास पत्र, इसका संबंध वित्त मंत्रालय से है। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अगर बात करें साथियों तो इसका क्या है, कौशल, इसका जो है संबंध जो है किस मंत्रालय से है? तो इसका संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। इसका संबंध साथियों कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। यह आसान सा प्रश्न था, तो इससे इसका संबंध नहीं है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ऐसा जिक्र किया गया है, आर्टिकल 108 के माध्यम से व्यवस्था किया गया है संसद के संयुक्त बैठक की। यह संसद के दोनों सदनों का बैठक जो है वह राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर अथवा प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त बैठक की अगर बात करें तो धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में आहूत नहीं होगा। यह केवल साधारण विधेयक अथवा वित्त विधेयक के कंडीशन में यह संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। और संयुक्त बैठक की बात करें तो अध्यक्षता कौन करते हैं? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और जब वो अनुपस्थित होते हैं तो उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, अनुपस्थित होने पर उपाध्यक्ष करते हैं इसकी अध्यक्षता। 54 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी जो है उसको सर्वोच्च दर कितनी है? पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जीएसटी में क्या चार्ज किया गया है, ऐसा आप सीधे सीधे समझ सकते हैं। तो कुल साथियों इसका स्लैब बनाया गया है। ठीक है, 5 स्लैब इसका बनाया गया है। यहाँ पे जिक्र करते हैं 5 स्लैब की अगर बात करें 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो आपका अधिकतम क्या हो जाएगा? 28%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च पूछ रहा है। अगर बात करें साथियों तो क्या है, जब भी है अगर यह जीएसटी जो है सबसे पहले आपसे पूछे जाएगा कि यह डायरेक्ट है अथवा इनडायरेक्ट है, यानी कि प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है। परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है। तो साथियों यह इनडायरेक्ट टैक्स है। मान लीजिए कि आप साबुन खरीद रहे हैं, साबुन पर जीएसटी तो चार्ज लगा हुआ है ना, तो क्या आप साबुन खरीदने जाते हैं तो जीएसटी पे करते हैं? नहीं, इनडायरेक्टली रूप से पे करते हैं, डायरेक्ट आप पे नहीं करते हैं। तो यह जीएसटी जो होता है साथियों, जो भी उत्पाद होते हैं, वस्तुएं होती है, उस पर चार्ज की जाती है। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं साथियों तो वहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्टली वे में आप क्या करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। ठीक है, आप खाना खाते हैं वहाँ पे भी क्या करते हैं, आप खाना खाने जाते हैं होटल में तो वहाँ पे क्या करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। या नॉर्मल कोई भी दैनिक वस्तुएं जो आप उपभोग के यूज में लाते हैं, यानी कि डेली यूज में उसे आप यूज करते हैं, उसमें भी आप इनडायरेक्ट रूप से जीएसटी क्या करते हैं, पेड कर देते हैं। तो क्या है, आपको यह अप्रत्यक्ष कर है। याद रखेंगे, बहुत ही सरल है, अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी राज्य का राज्यपाल, किसी भी स्टेट का जो है वह राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? आप जानते हैं साथियों, यह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि एक समझिए ना, उनके एक हैंड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपना पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल जो होता है राज्य का कार्यकारी प्रमुख संवैधानिक मुखिया होता है। अनुच्छेद 155 की अगर बात करें तो उसके द्वारा, ठीक है, अनुच्छेद 155 के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और अगर बात करें साथियों तो राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 56,
नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह आपका साथियों जमुई में पड़ता है। नकटी डैम जो है वह पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिला में स्थित है। और इसकी स्थापना साथियों, स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे साथियों श्री अब्दुल बारी। बिहार विधानसभा जो था उसका प्रथम उपाध्यक्ष जो है वह श्री अब्दुल बारी थे। 1937 से 39 में यह उनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो 1937 से 39 के मध्य जो इन्हें क्या किया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। क्रांतिकारी संगठन आज़ाद दस्ता की अगर बात करें उसका गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका गठन किया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है अंग्रेजों ने क्या किया था, गिरफ्तार किया था। ठीक है, और वह गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में उनको रख दिया था। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ भागने में सफल हो गए थे। और जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में अपने सहयोगियों कार्तिक प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर आज़ाद दस्ता का गठन किया था। और आज़ाद दस्ते के पहले शिविर की शुरुआत सरदार नित्यानंद के निर्देश में नेपाल के राजविलास जंगल में हुई थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59। साथियों सारा मैटर जो है लिखने में थोड़ी सी परेशानी होती है और समय भी लगता है, तो हम क्या करते हैं उसको बोल देते हैं। यहाँ तक मैथ का प्रश्न आएगा तो उसको तो लिख के ही समझाना पड़ेगा। तो फिलहाल ये जो है आपका हिस्ट्री वगैरह ये सब जो है आपको बोल के बता रहे हैं। 59 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? अब बात करें साथियों तो यह आपका मालदीव। ठीक है, मालदीव जो है वह बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बांग्लादेश आपका बिम्स्टेक का सदस्य है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से इंडिया है, बांग्लादेश से इंडिया है, म्यांमार है, म्यांमार। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। फिर आपका क्या है, श्रीलंका है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, थाईलैंड THAI लिख दिए, थाईलैंड हो गया। फिर आपका भूटान हो गया। ठीक है, भूटान हो गया और आपका नेपाल हो गया। ये सब जो है बिम्स्टेक के सदस्य है। बिम्स्टेक का पुराना नाम बिस्टेक हुआ करता था, जो कि क्या था 6 जून 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना है ना, उसके तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो इसके अंतर्गत जो है वह 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो साथियों 3 प्रकार की यह व्यवस्था की गई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। ठीक है, और इसे 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया था। यह याद रखेंगे 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। एग्जैक्ट डेट की अगर बात करें तो 8 अप्रैल 2015 को 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। और इसमें कुल 3 तरीके का क्या किया जाता है, लाभ प्रदान किया जाता है। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो वह 3 कौन सा टाइप हो जाएगा, तो देखिए पहला है आपका शिशु उद्यम। ठीक है, शिशु उद्यम की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत 50,000 रुपया जो है वह ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। फिर उसके बाद किशोर है। ठीक है, किशोर उद्यम के अंतर्गत जो भी उद्यमी है जो रोजगार अपना करना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा 50,000 से लेके 5 लाख तक रुपए की राशि क्या कर दी जाती है, प्रदान की जाती है ऋण के रूप में। इसके अलावा तीसरा इसका है साथियों तरुण। इस तरुण योजना के अंतर्गत यानी उसी के अंतर्गत शामिल है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत यह तरुण स्कीम, और इसके द्वारा 5 लाख से लेके 10 लाख तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था शिशु उद्यमी योजना के अंतर्गत कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है, तो 50,000
करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप याद रखेंगे 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। प्रश्न संख्या 61, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1954 में। और हर एक साल यानी कि प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दी जाती है। 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया था। ठीक है, 4 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? यानी कि एक उपन्यास का शीर्षक है, नाम है इन कस्टडी। इसको जो है अनीता देसाई के द्वारा साथियों लिखा गया है। अनीता देसाई की अगर बात करें तो उन्हें 2021 में, ठीक है, 2021 में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिक निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यानी कि अरविंद पारिक का संबंध, यानी कि यह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सीधी सीधी यह प्रश्न है। तो यह सितार से संबंधित है, यह सितार वादक है अरविंद पारिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2018 में अरविंद पारिक को भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण दिया गया था। तो यानी कि पद्म भूषण की अगर बात करें तो अरविंद पारिक को यह पुरस्कार दिया गया था 2018 में। ठीक है, 2018 में। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्णकाल कहते हैं? तो यह हो जाएंगे गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश की अगर बात करें तो उस राजवंश का, उस डायनेस्टी को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में प्रगति हुई थी और इसी के आधार पर इसको स्वर्ण युग कहा जाता है या कहते हैं। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था जो थी वह राजतंत्रात्मक थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है वह नागभट्ट प्रथम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद के द्वारा पारित किया जाना होता है? यानी कि ऐसा अनिवार्य होता है कि इसे पारित किया जाना है। तो 75 दिन के अंदर। ठीक है, कोई भी वित्त विधेयक जो है वह प्रस्तुत होता है, उसको संसद के द्वारा 75 दिनों के अंदर क्या होना होता है? पारित कर दिया जाना होता है। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 177 में इसका वर्णन किया गया है। और धन विधेयक की अगर बात करें तो यह धन विधेयक साथियों 110 में इसका जिक्र किया है। वित्त विधेयक की अगर बात करें तो वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं। प्रश्न संख्या 66, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना से संबंधित भी एग्जामिनेशन में एक प्रश्न जरूर आते हैं, एटलीस्ट कम से कम एक तो आते ही हैं। तो यह 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो भारत की लिटरेसी अगर पूछा जा रहा है, साक्षरता दर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 74.4%। प्रश्न आप ये भी याद रखेंगे, इसमें आपका पुरुष साक्षरता दर भी पूछा जाता है, पुरुष साक्षरता दर और साथ ही साथ महिला साक्षरता दर। ठीक है, अगर इसके अलावा साथियों हम बात करें तो पुरुष साक्षरता दर थी वह आपका 82.14% थी 2011 की जनगणना के अनुसार। और महिला साक्षरता दर जो था आपका 64.46% थी। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि भारत की साक्षरता दर, तो भारत की साक्षरता दर थी 74.4%, 04%। प्रश्न संख्या 67, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो इसे जो है कावेरी नदी पर निर्माण इसका किया गया है, कृष्णराज सागर बांध का। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है साथियों? यह कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। और कृष्णराज सागर बांध 1932 में कर्नाटक में मैसूर और मांड्या जिले के लिए कावेरी नदी पर बनाया गया था। इसको निर्मित किया गया था 1932 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो इसको लिखा गया था यान मार्टेल के द्वारा।
यान मार्टिन ने लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास को लिखा था? लाइफ ऑफ पाई 2001 में यानी कि 2001 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 69, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना यह क्या है? तो यह साथियों हमारा क्या होता है? कर्तव्य होता है, हमारा ड्यूटी होता है। अगर जो भी राष्ट्र की एकता है, संप्रभुता है या कोई भी संपत्ति है जो राष्ट्र का है, उसका रक्षा करना हमारा क्या होता है? कर्तव्य नहीं, कर्तव्य होता है, यह अधिकार नहीं होता है। अधिकार वैसा होता है जिससे आपका क्या हो, मूल हित आपका जुड़ा हो, और इसका जो है इसको से बचाए रखना हमारी क्या है? ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 70, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो उनके द्वारा हंटर समिति का गठन किया गया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात करें तो आप सभी जानते होंगे यह 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था और अमृतसर में हुआ था, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इस हंटर समिति की जो गठन किया गया था इसमें इसका जांच करने के लिए, और इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके बाद उन्होंने क्षुब्ध होकर इस घटना से वो बहुत निराश हुए थे, बहुत उनकी आलोचना किया गया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है, नाइटहुड की उपाधि जो उनको प्रदान किया गया था, उस उपाधि को इन्होंने क्या किया था? वापस कर दिया था, त्याग दिया था। इसमें क्या किया था? जनरल ओडायर जो अंग्रेज था, उन्हीं के कहने पर गोली चलवाई गई थी और उन्होंने यह ऐसा जानबूझकर करवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? कूना की अगर बात करें तो यह क्रोएशिया की मुद्रा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो इसके लिए इसका वास्तविक कारण माना जाता है, अंग्रेज का ऐसा डिसीजन था, ऐसा मानना था कि इनको अलग करके ही क्या किया जा सकता है, इन पे शासन किया जा सकता है। और उन्होंने अंग्रेजों की क्या थी? फूट डालो और राज करो की नीति थी। तो इसी के द्वारा क्या किया गया था? बंगाल का विभाजन किया गया था। जब पार्ट बाय पार्ट बांट देंगे तो इनकी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, इनमें फूट आसानी से डाला जा सकेगा, हिंदू मुस्लिम जातिवाद यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सकेगा, ताकि क्या होगा? ये लोग कमज़ोर हो और हम इन पे शासन करें। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था बंगाल विभाजन का, और यह साथियों 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हो गया था। ठीक है, घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हो गया था। और इसके बाद लोगों ने क्या किया था? स्वदेशी आंदोलन किया था, यानी कि ब्रिटेन की जो वस्तुएं थी उसको जलाना, उसका उपयोग न करना, ऐसा किया था। और इसको रविन्द्रनाथ ठाकुर ने क्या कहा था? निष्ठुर बर्बादी कहा था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 73, इनमें से कौन सा जलद मरुमध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो यह साथियों हो जाएगा बेरिंग जलद मरुमध्य, यानी कि बेरिंग जो है स्ट्रेट जो है वह जो है रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन दोनों के मध्य स्थित है। आप ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को कौन सा जलद मरुमध्य जो है वह जोड़ता है? तो आप इसका आंसर करेंगे बेरिंग जलद मरुमध्य। बेरिंग जल संधि की अगर बात करें तो बेरिंग सागर और चुकची सागर को यह जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 74, द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अगर साथियों नाम सुनने में अजीब लग रहा है पहला बार, इस द्वीप का नाम है टिएरा डेल फुएगो, और यह जो है आपका दक्षिणी अमेरिका, इस महाद्वीप में यह स्थित है। दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज के संयुक्त रूप को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। प्रश्न संख्या 75, पूछा गया कि अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? घाना की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगा? घाना की राजधानी साथियों
अकारा हो जाएगा। और यह आपका 1275 दरोगा का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था, यानी कि हाल ही में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है मंगोलिया। 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मंगोलिया की राजधानी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है उलान बटोर। उलान बटोर जो है वह मंगोलिया की राजधानी है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। प्रश्न संख्या 77। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था या कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 2006 में। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में इसे पारित किया गया था। बिहार पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2021 बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 78। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो काम के बदले जो है अनाज देने की यह योजना थी 5वीं पंचवर्षीय योजना की। 5वीं पंचवर्षीय योजना का अगर कार्यकाल बोले कि यानी कब से कब तक था यह, तो 1974 से 1978 के मध्य जो है वह 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस योजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य था रोजगार बढ़ाना और गरीबी को दूर करें, यानी कि गरीबी का उन्मूलन करना। प्रश्न संख्या 79। अखिल भारतीय बाघ है यानी कि टाइगर की अगर बात करें तो बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों का संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? तो यह बन गया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। 2022 का जो एक ताज़ा आंकड़ा सामने आया है उसमें मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या जो है 785 दर्ज की गई है। तो सबसे बड़ा जो है बाघ के संख्या के मामले में मध्य प्रदेश राज्य जो है प्रथम स्थान पर आया है भारत का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो वर्तमान 2022 के गणना के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या अगर पूछे तो कुल संख्या 3167 हो गई है। लेकिन एग्जामिनेशन में आपसे यह पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या किस राज्य में है? तो यह आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 80। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा नहीं साथियों, मेजबानी किया जा चुका है और यह किया गया था भारत के द्वारा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ था? ऑस्ट्रेलिया विजेता हुआ था और भारत उपविजेता हुआ था। और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच हुए थे ट्रेविस हेड, प्लेयर ऑफ द सीरीज हुए थे विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 81। बिहार पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बिहारी पुरस्कार की अगर बात करें साथियों तो इसका संबंध जो है वह साहित्य के क्षेत्र से है और यह पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है विशिष्ट योगदान के लिए। 32वां बिहारी पुरस्कार जो है वह माधव हाड़ा को प्रदान किया गया था। बिहारी पुरस्कार जो है साथियों वह माधव हाड़ा को प्रदान किया गया था। माधव हाड़ा को यह प्रदान किया गया था 32वां बिहारी पुरस्कार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? देखिए यहाँ पे प्रश्न में ये कह रहा है कि महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 इस ट्रॉफी का मेजबानी जो है वह साथियों किया जाएगा झारखंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, और यह किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां महिला हॉकी एशिया कप 2023 जो है वह भारत नहीं जीता है, उसका विजेता भारत रहा है और झारखंड के द्वारा इसका मेजबानी किया गया है। प्रश्न संख्या 83। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध साथियों बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 में हुई थी। प्रश्न संख्या 84 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत कौन सा स्थान पर, यानी कि भारत का इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर बात करें उसमें 2023 में भारत का स्थान किस पोजीशन का था? तो भारत को इसमें 126वां स्थान प्रदान किया गया था।
कुल अगर बात करें इस इंडेक्स में फिनलैंड जो है वह हमेशा की तरह शीर्ष पे रहा है, फिनलैंड। प्रश्न संख्या 85, एक जिला एक उत्पाद यानी कि अगर बात करें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, तो यह किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ODOP। ठीक है, ODOP की अगर बात करें इसका मतलब था साथियों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। प्रश्न संख्या 86 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, मैथ का प्रश्न है साथियों। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित x पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्ष के लिए निवेशित राशि जो है वह y है। यानी कि दोनों कंडीशन में साथियों सिंपल इंटरेस्ट क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। अब देखिए SI की अगर बात करें तो SI बराबर क्या होता है, P इंटू टी। टाइम कितना लग रहा है, 5 वर्ष। तो अमाउंट आपका क्या हो रहा है, x है, प्रिंसिपल x यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो P इंटू टी इंटू आर आपका कितना है 8/100। फिर यहाँ पे SI जो है इसके बराबर हो जाएगा दूसरे कंडीशन में। इसमें क्या है आपका प्रिंसिपल y है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम आपका 6 साल दे रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% दे रहा है। तो नीचे से आपका कोई मतलब नहीं है, नीचे 100 से 100 आपका कट जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए 2 से 4 बार में कटेगा, 2 से 3 बार में कटेगा। ठीक है, और फिर आप इसको अगर सॉल्व करेंगे यह आपका 5 से 1.5 बार में कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4x। ठीक है, और यह आपका कितना हो जाएगा 45। देखिए इसको क्लियर आराम से समझिए, 8% 100 रुपया और समय कितना लग रहा है, 5 वर्ष लग रहा है। ठीक है, नीचे 100 आएगा तो इधर भी 100 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 7.5% और समय 6 साल लग रहा है और यहाँ पे प्रिंसिपल आपका y है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 से ये कितना बार में कटेगा, 15 बार में, और ये 2 बार में, फिर यह आपका 3 बार में। तो यहाँ पे कितना आ गया, इस 5 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा 9y। x यहीं पे रहेगा, y इसके नीचे आएगा, तो 9/8 आपका रेशियो क्या आ जाएगा 9:8 में पूंजी इन्वेस्ट किया गया होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87, पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4:1 है और 3:1 है, उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है और अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या है। प्रश्न साथियों ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसान है। पानी को W से लिखते हैं और शरबत को S से डिनोट करते हैं। तो पहले कंडीशन में क्या हो रहा है 4:1, तो टोटल 4 और 1 कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है। दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे पानी आपका 3 हो रहा है और शरबत आपका 1 हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 और 1 4। अब इसको बाई क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो 4 से ऊपर वाले में करेंगे तो 4 चौका 16, 4 4 जा 16 हो जाएगा और 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका 15 हो जाएगा और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब फिर दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरे कंडीशन में साथियों कह रहा है कि अब क्या करेगा 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तब पूछा जा रहा है कि अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा। अब देखिए 1 यहाँ है 2 यहाँ है। ठीक है, इसको तो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब देखिए 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 16 ही रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी आपका 16 ही रहने वाला है। ठीक है, 16 ही रहने वाला है। अब यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 16 रह गया, यहाँ पे 4 रह गया। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई असर नहीं होगा। 2 से 15 में करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, फिर 2 से 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए यानी कि ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आपका वाटर है और यहाँ पे आपका शरबत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और 3 और 1 4, 46 हो गया 46 और यहाँ पे 14 हो गया।
अब आप इसको काटते हैं तो दो से 2 बार में 4 और 2 तिया 6, यानी कि 23 बार में ये कट गया और 7 बार में ये कट गया। तो रेशियो हमारा क्या बना? 23:7। अब देखिए 23:7 ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 में कह रहा है कि एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना होगा? प्रश्न को फिर से ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी, तो M फॉर मिट्टी लिख देते हैं और B फॉर बजरी लिख देते हैं। इसमें क्या है? 11 और यहाँ पे 8 है। दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है? बजरी है ना, तो बजरी आपका हो रहा है 6 और सीमेंट C फॉर सीमेंट कर देते हैं 7 हो रहा है। अब देखिए बजरी यहाँ भी है, बजरी यहाँ भी, इसको इक्वल करने के लिए क्या करना होगा साथियों? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 8 3 24 और यहाँ पे 4 से करना होगा। तो इसमें भी 4 से करेंगे और इसमें भी 3 से कर देंगे, इक्वल काम करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 33 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 3 आपका क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यहाँ भी 6 चौका 24 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यह क्या बनेगा आपका? यह बनेगा मिट्टी, बजरी और सीमेंट। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि मिट्टी और सीमेंट का अनुपात क्या होगा? तो मिट्टी 33 है और सीमेंट कितना है साथियों? 28, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। 89 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना था। अब 5 साल में वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा, तो 2 साल पहले उनकी आयु क्या थी? फिर से प्रश्न को समझ लेना है। 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना था। मान लेते हैं साथियों कि 5 साल पहले उसका बेटा, 5 वर्ष पहले, आपको समझाना है तो आराम से समझिए, जल्दबाजी नहीं। आप एक बार समझेंगे तो प्रश्न आसान हो जाएगा, यानी कि यह सॉल्यूशन आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा। 5 वर्ष पहले पुत्र उसका कितना साल का होगा? 1 वर्ष का होगा, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले वो होगा 1 साल का। प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है? 5 साल पहले आदमी अपने बेटे का 7 गुना था, तो वह आदमी जो है वह कितना हो जाएगा? 5 वर्ष पहले की सब बात कह रहा है, 7 गुना हो जाए, यानी कि 7x हो जाएगा। अब 5 साल बाद वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। तो सबसे पहले 5 साल पहले था, वर्तमान में आने के लिए 5 ऐड होगा तभी तो वर्तमान में आएगा। और फिर क्या करा? अब 5 साल बाद तो कुल मिला के 10 ऐड हो जाएगा। एक बार 5 ऐड होगा तो वर्तमान में आएगा और फिर 5 साल बाद तो नेक्स्ट 5 ईयर की बात होगी, तो 10 ऐड हो जाएगा, है ना। वह अपने बेटे का 3 गुना हो जाएगा। अब देखिए 5 वर्ष पहले पुत्र यह था 1 साल का, अब वर्तमान में आने के लिए 5 और फिर 5 साल बाद के लिए तो 10 हो जाएगा। और यह आदमी कितना था? 7x था 5 साल पहले। वर्तमान में आने के लिए 5 ऐड होगा और फिर 5 साल बाद की बात कर रहा है तो इसमें भी 10 ऐड हो जाएगा। अब यह क्या हो जाएगा? अपने पुत्र का 3 गुना रह जाएगा। अब देखिए 3 गुना रहने की कंडीशन में क्या होगा साथियों? यह 3x होगा, यह 30 हो जाएगा और यह आपका 7x + 10 रहेगा। अब देखिए 7x इधर है, यह 3x उधर साइड में जाएगा, यानी कि जब भी साइड चेंज करेगा तो सिंबल भी उसका जो है वह चेंज होगा। तो यह प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 7 में से 3 चला जाएगा तो 4x हो जाएगा। और यह 10 इधर आएगा तो वह 30 में से 10 जाने पर 20 होगा, है ना। तो 4 से 20 5 बार में कटेगा, यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 आएगा। तो अगर बात करें 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो गई? 5 साल। पिता की आयु कितनी हो गई? 35 साल, ठीक है। तो वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में साथियों 5 साल पहले है, तो फिर 5 साल पहले की 5 साल इसका एज हो गया, मान लेते हैं एग्जैक्टली हमारा निकल भी गया। 5 साल पहले पुत्र की आयु, है ना, उसके बेटे की आयु 5 साल था। तो वर्तमान में अगर आएगा साथियों तो वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा? उसको 2 साल ऐड कर लेना होगा। 5 साल पहले 5 साल और फिर 5 साल बाद आएगा तो यह 10 साल का हो जाएगा, ठीक है। और उसका पिता कितना था? 7x, यानी कि 7 गुने 5 35 साल का था। पूर्व की बात कर रहा है, वर्तमान में लाने के लिए 5 ऐड करके इसको क्या बना देना होगा? 40 बनाना होगा।
प्रश्न में ये कह रहा है कि 2 साल पहले उनकी आयु क्या थी। अब 2 साल पीछे इनको ले जाना है, तो 2 साल पीछे जाने के लिए दोनों में से 2 वर्ष घटा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 38 आ जाएगा, यानी कि 38 आएगा। अब देखिए 38 और 8 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको यह सॉल्यूशन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार बैक करके देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपये में 8 खरीदती है, यानी कि 7 रुपया देती है तो उसे 8 पेन मिलता है, यानी कि ऐसा कंडीशन है। और 5 रुपया में 6 की दर से बेचती है, यानी कि 5 रुपया में वह 6 पेन को बेच देती है। तो पूछा गया है कि इस कंडीशन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले लाभ तभी होगा जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, यानी कि जितने में आपने ख़रीदा होगा उससे अधिक कीमत में बेचेंगे तभी आपको लाभ हो पाएगा, इसे ध्यान में रखेंगे। अब क्या करना है कि खरीदेगी कितना, 7 रुपया में 8 पीस खरीदी, तो यह आपका सीपी हो गया, इजी है। फिर क्या कर रहा है, 5 रुपया में 6 बेचेगी, सेलिंग कर रही है, कितना 6 बेच रही है 5 रुपया में। अब क्या करना है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। हम क्या करते हैं 7/8 में से, यानी कि सीपी में से सेलिंग प्राइस को घटाते हैं, ऐसा करते हैं। अगर ऐसा करेंगे और यह हमारा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब आप समझेंगे सीपी बड़ा है, और सीपी जब भी बड़ा होगा यानी कि ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। अब देखिए 7/8 में से 5/6 को हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं, तो क्या होगा 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 3 24 और 3 7 21, फिर 6 से 4 बार में कटेगा, 6 चौका 24 और 4 से 5 में 20 बार में। अब यहाँ पे क्या आ गया 1/24, तो यहाँ पे सीपी बड़ा हो गया। अब सीपी बड़ा हो गया इसका मतलब लॉस लगा होगा, कम में आप बेचे हैं ना तो लॉस लगा। कितना प्रतिशत का लॉस लगा, तो 1/24 लॉस लगा। लॉस या प्रॉफिट जब भी निकालते हैं तो सीपी पे निकाला जाता है। तो सीपी क्या है आपका 7/8, 8 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100। कितना परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 8 से 24 3 बार में कटेगा, क्या हो जाएगा 100/3 7 जा 21। तो यह आपका क्या होगा, लॉस होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सीपी हमारा क्या था, ज़्यादा था, और हम बेचे हैं उसको कम में, तो कम में बेचेंगे तो लॉस होगा ही। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 116 सेंटीमीटर होता है। सबसे पहले एक बात यह जानिए कि जब भी समचतुर्भुज की चर्चा करेगा तो उसका चारों साइड इक्वल होगा। तो सबसे पहले इसका एक साइड निकालते हैं, ठीक है, और नहीं तो आपको एक ड्रॉ करके बताते हैं समचतुर्भुज का फिगर। देखिए समचतुर्भुज का फिगर हम ड्रॉ करते हैं, खुद से मान लेते हैं, खुद से मानते हैं कि यह ए साइड होगा, यह बी साइड होगा, यह सी होगा और यह डी होगा, ठीक है। अब बीचों बीच हम ऐसा क्यों खींच रहे हैं, इसको मान लेते हैं यह ओ होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसका परिमाप यहाँ पे दिया हुआ है 116, तो 116/4 करेंगे, चूँकि इसलिए क्योंकि समचतुर्भुज का चारों साइड इक्वल होता है। तो 116 अगर हम 4 करेंगे तो यह कितना बार में कटेगा, 29 बार में डिविजिबल होगा। तो इसका प्रत्येक साइड साथियों 29 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, 29 सेंटीमीटर। चूँकि इसका प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि समचतुर्भुज का सारा साइड इक्वल होता है। तो 29 सेंटीमीटर हो गया। अब इतना तो हमको पता चल गया। फिर प्रश्न में आगे क्या कह रहा है, प्रश्न में यह कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। अब देखिए एक और चीज़ हमें पता लगा यहाँ से कि इसका एक विकर्ण कितना है आपका, एक विकर्ण को एक बार फिर से देख लीजिए 42 सेंटीमीटर है। अब एक विकर्ण जब आपका 42 है तो मान लेते हैं यही वाला विकर्ण क्या है आपका 42 है, ठीक है। तो इतना 21 हो गया और आधा इसका क्या हो गया 21, 21 21 42 हो गया। अब या तो आप साथियों यहाँ से OA निकाल लीजिए या आपका यहाँ से क्या निकाल लीजिए OC निकाल लीजिए, ठीक है। यानी एक साइड तो आपको निकालना पड़ेगा ना, 21 तो आपका यहाँ पता चल गया, 29 पता चल गया, तो OC पता चलना चाहिए। इसको भी अगर जब ये आपका OC पार्ट निकलेगा तो इसका डबल कर देंगे तो एक और विकर्ण पता चल जाएगा।
अब देखिए बड़ा तो ये है 29, तो OC निकालते हैं। OC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर साथियों DC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा OD का स्क्वायर। ऐसा भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। तो यह आपका क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 841 माइनस 441 और रूट अंडर होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर आपका 400 आएगा, जो कि टूट के क्या आएगा 20 निकलेगा। तो यह आपका एक पार्ट क्या निकल गया 20, तो यह भी आपका 20 है। कुल मिला के क्या हो गया 40। अब आपको दो चीज़ पता चल गया, एक विकर्ण आपका 42 है, दूसरा विकर्ण आपका 40 है। तो फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज की अगर बात करें तो उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। अब इससे 2 से इसको काटते हैं 20 बार में, फिर 2 दूनी 4, 2 चौका 8, तो 840 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर से आप इसे बैक करके देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। 92 नंबर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है और इसको आपको सॉल्व करना है, मूल ज्ञात करना है इसका, ठीक है। 6p² माइनस 5p माइनस 6 इजकल टू 0। तो सबसे पहले लास्ट से फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 या 36। तो इसको 36 को खंड करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे और उसको घटाने या जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, आपको 5 आना चाहिए। तो 6 1 36 यानी 6 6 36 होता है, और उसको आप तोड़ेंगे तो 9 4 36 होता है। अगर 9 में से 4 को आप माइनस करते हैं तो क्या आएगा 5 आएगा। अब देखिए 6p² माइनस, और वो हमारा क्या आना चाहिए माइनस में आना चाहिए, तो बड़ा 9 होगा तभी तो 9p में से आपका क्या घटेगा 4p, तो 4p प्लस में होगा तभी तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 9p प्लस 4p, ठीक है, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3p कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 2p, फिर यहाँ से 3 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 3 बच जाएगा, p तो कॉमन है, प्लस यहाँ पे आपका 2 कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2p, और यहाँ पे 2 तिया 6 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 रह जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल है। इसमें क्या कह रहा है 3p प्लस 2, यही ना आएगा, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और फिर 2p माइनस 3 आपका 0 होगा। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, ऊपर वाले कंडीशन में अगर बात करें तो देखिए ऊपर वाले कंडीशन में क्या बनेगा, यह 2 उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो -2, और इसके नीचे 3 आ जाएगा। फिर इधर इसको सॉल्व करेंगे सेकेंड वाले को, तो फिर 3 आपका उधर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 2 उसके नीचे आ जाएगा। तो 2 मूल निकल के आया क्या चीज़ -2/3 और 3/2। अब देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, -2/3 और 3/2 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 93। 93 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 720 हो जाती है, और उसके बाद 5 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाती है 1020 हो जाती है। अब इस धनराशि में से इस धनराशि को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। देखिए कैसे होता है, 1020 हो गई, पहले कितना था 720 बढ़ के हुआ था 2 वर्ष में, और फिर 5 वर्ष में बढ़ के कितना हो गया 1020। तो 0, 2 में से 2 गया 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों 1020 में से 720 को घटाना है तो यहाँ कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो 300 बढ़ के यानी कि 300 आपका क्या है, ये इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, और वह कितने साल में हुआ 5 साल में। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर ही होता है, यानी कि एक जैसा होगा। तो 5 से यानी 5 से इसको काटेंगे तो 60 बार में कटेगा, यानी कि 1 साल का ब्याज साथियों 60 रुपया होगा। अब बताइए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 वर्ष में राशि बढ़कर 720 हो गया, यानी कि प्रिंसिपल में वो ऐड हुआ होगा, तो यह राशि का मतलब इंग्लिश में उसको अमाउंट बोलते हैं। तो 720 कब हुआ होगा, जब यह 1 वर्ष का 60 और 1 वर्ष का और
60 रुपया, यानी कि 2 वर्ष में, 1 वर्ष का 60 रुपया इंटरेस्ट है ना, तो 60 गुने 2 करेंगे तो यह 2 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। तो यह 720 जो बढ़ा है, 720 बढ़ के हुआ है, तो उसमें ब्याज 120 रुपया शामिल हुआ है। तो यह मूलधन क्या था साथियों, 600 था। सिंपली है, और हमें मूलधन ही बताना है, राशि बताना है, तो मूलधन क्या हो जाएगा, 600, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 94। 94 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचा है। चलिए कोई बात नहीं, यदि उसने उसे 57 रुपये में बेचा होता, यदि उसने उसे 57 रुपये ज़्यादा में, देखिए 57 रुपये बेचने नहीं कर रहा है, उसको 57 रुपये और अधिक में, यानी कि जितना में बेचा है उस पर लॉस लगा है, उससे 57 रुपये और अगर उसको ज़्यादा मिलता तो क्या होता, 20% का लाभ होता। तब फिर क्या कह रहा है कि 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, है ना, उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब देखिए, मान लेते हैं साथियों कि यमन का क्या है, क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। ये किसी वस्तु को 10% के नुकसान पर अगर बेच रहा है तो मान लेते हैं कितना है, एक्स का 10% नुकसान हुआ, यानी कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% का होता है, तो 100 में से 10% नुकसान होगा तो कितना हो जाएगा, 90%, 90/100 हो गया। मान लीजिए इतना में वो बेच दिया, चलिए ठीक है, अभी तो इसको लॉस लग रहा है। अब क्या करना चाहिए प्रश्न के अनुसार कि अगर वह 57 रुपये अधिक में बेचता तो इसको 57 रुपया दे देते हैं। अब इसका तो कंडीशन फुलफिल हो जाएगा ना, कि अगर इस कंडीशन में इसको लॉस लग रहा था, अगर वह 57 रुपया ज़्यादा में बेचता तब क्या होता, एक्स का यानी कि यह सीपी का 20% लाभ होता, तो अपने आप में 100% है, तो क्या हो जाएगा 120/100, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो 20 से यह 6 बार में और 20 से यह 5 बार में, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट आपको देने के लिए समझाए हैं, समझाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। 9 यहाँ पे 0 है, एक 0 से एक 0 कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x/10, ठीक है। 57 यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे आपका क्या है 6x/5। अब इस 9x/10 को उधर ले जाते हैं और 57 को यहाँ पे छोड़ देते हैं, 57 को यहाँ पे छोड़ देते हैं। 6x/5 माइनस यहाँ पे क्या आ गया 9x/10। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 6x बाई यहाँ पे 5 है, एलसीएम 10 हो जाएगा, 5 से 10 2 बार में कटेगा, यह क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यह आपका 9x हो जाएगा, और इधर राइट साइड में इक्वल में 57 रहेगा। अब 57 गुने क्या कर देंगे, बाईसीएम में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिए। फिर क्या कह रहा है, 12 में से जब 9 आप माइनस करेंगे, 9 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 आएगा। इसे 3 से इस 19 को क्या करना है, कैंसिल कर देना है, 19 दहाई 190, ठीक है, क्या आ गया 190 आ गया। अब क्या कह रहा है कि 30% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब देखिए 190 तो यही है उसका, 190 रुपये उसके क्या है सीपी है। अब उसको क्या कह रहा है 30% लाभ चाहिए, यानी कि 130%, अपने आप में 100% होता है। अब देखिए एक 0 से एक 0, एक 0 से आपका एक 0 कटेगा। अब 19 गुने 13 कीजिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 10 + 9 19 हो गया, और यह 13 हो गया, तो 13 दहा 130 हो गया, और 13 8 104, 13 9 117, ठीक है, 3 1 4 247 हो जाएगा। अब देखिए 247 है कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95। साथियों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा से समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन अगर बात करें तो अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे हिसाब से आपका एक भी डाउट यहाँ पे रहेगा नहीं, सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे, तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 95 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 23.2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई जाती है, तो ऐसी जो छड़ बना है उसकी लंबाई कितनी होगी। अब इसको भी ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है, 23 है,
तो ऐसे हम लिख देते हैं 23.2/7 को आप 23 + 2/7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसका इस टाइप का कुल मिला के कितना होगा, 15 छोटा छोटा छड़ होगा इसी लेंथ का। तो पूछा गया है कि अब उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। तो 15 से पहले इसको करिए, यानी कि 23 को कीजिए। तो 15 दूना 30, 300, 15 तिया 45, कितना हो गया, 345 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, यह तो आपका एक साइड में आ गया। अब 2/7 उसमें आप क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/7 होगा। ठीक है, अब फिर इसको फैक्टर कीजिए, 7 चौक 28 और 2। अब 345 में 4 को ऐड कर दीजिए। तो ऐड कर दी, चूँकि फ्रैक्शन में ये भी है, यह भी फ्रैक्शन में है, तो 4 को अगर आप ऐड करते हैं तो 349 होता है। 349.2/7। देखिए इजी हो गया। प्रश्न को आप जितना शॉर्ट करते जाएंगे इजी होता जाएगा, नहीं तो फिर कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। 96 नंबर प्रश्न को अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा सही है। इस कंडीशन की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को इक्वल कीजिए। यहाँ 12 है तो इसको क्या करना होगा, 6 को 12 बनाना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से अगर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी आपको इक्वल ही काम करना पड़ेगा। मैथ में क्या होता है, इक्वल काम करना होता है। अगर आप ज़्यादा कम करेंगे तो यह गलत हो जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लिए तो 12 हो गया। ऊपर भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58। तो 29 को 2 से करेंगे 58 हो जाएगा। तो कभी भी 58 53 के बराबर होगा, यह आपका फुलफिल नहीं करेगा कंडीशन। ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। फिर देखिए 6 को यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर की अगर बात करें, सॉरी, डिनोमिनेटर आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर 29 को अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो 58 हो जाएगा। और 58 43 के इक्वल नहीं होता है, तो बी नंबर भी हमारा फुलफिल कंडीशन नहीं कर रहा है। अब सी को चेक कीजिए। सी में फिर से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। और ऊपर में 2 से करेंगे तो क्या होगा, 58। और यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है ग्रेटर का, तो क्या बताइए 58, यह 58 बन जाएगा ना। तो 58 43 से बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 97। अब देखिए 0.9 का वर्गमूल। अब देखिए इसको क्या करना है, 0.9 इस पर अगर रूट चढ़ा देते हैं तो पॉइंट हटा, एक क्या हो गया 0, ये तो नॉर्मल है। अब क्या करते हैं, एक 0 इस पर भी दे देते हैं, इधर भी देते हैं, ताकि दोनों तरफ इक्वल काम करना होता है। तो यहाँ आपका साथियों √90 हो गया और यहाँ पे आपका क्या आ गया, 10 आ गया। अब 90 का अगर वर्गमूल निकालते हैं साथियों तो 90 का वर्गमूल कितना होता है, 90 का आपका वर्गमूल हो जाता है 9.48 और 6। और चूंकि नीचे एक 0 है तो पॉइंट एक साइड लेफ्ट आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.9486। कहाँ पे दिया हुआ है, 9486, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 98। 30,000 की राशि को 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया गया, तो दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि जो है उसे ज्ञात करना है। अब देखिए इसको आप सिंपली आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला पर इसको पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। आप खुद से भी कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 34,668.75। कैसे, तो देखिए फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 पावर T। तो 30,000 तो आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2 से 14 15/2। परसेंटेज के लिए नीचे क्या आएगा 100 आएगा, है ना। और टाइम कितने समय के लिए इसको इन्वेस्ट किया जा रहा है, दूसरे वर्ष के अंत में आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 2 वर्ष का समय है। तो यहाँ 2 हो गया, 5 से यह 3 बार में कटा और यह 20 बार में कट गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 30,000, है ना, 30,000 आ गया। और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा आपका 40 आएगा। 1 से 40 बार में तो 40 और फिर ऊपर 43, तो 43 2 बार हो जाएगा, है ना। और 40 भी आपका 2 बार हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे,
2 से आपका 2 बार में, 2 से आपका 150 बार में, है ना, फिर 2 से आपका 75 बार में, और इसी तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 99 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, पूछा गया कि यदि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा होता है, और इसके अंतःवृत्त यानी कि इसके अंदर एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल अगर बात करें साथियों तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि 462 के बराबर बता रहा है। तो आर स्क्वायर यहीं पे रहेगा, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, ठीक है, 7 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 462 गुने 7, और 22 इसके नीचे आएगा, 11 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 बार में कटेगा, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, इससे कितना बार में कटेगा 21, 21 गुने 7। अब देखिए 21 गुने 7 की अगर बात करेंगे तो 21 को अगर तोड़ेंगे तो 7 3 21 और फिर एक 3 है, ठीक है, नहीं एक 7 है, सॉरी एक 7 है। अब क्या होगा, आर पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो एक क्या आ जाएगा 7√3, इसका क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे क्या निकालना है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो सबसे पहले साइड पता होना चाहिए। तो साइड का इसका फॉर्मूला होता है साथियों, साइड का फॉर्मूला होता है अंतः त्रिज्या बराबर, देखिए अंतः त्रिज्या की अगर बात करें तो अंतः त्रिज्या बराबर होता है, अंतः त्रिज्या ये अंदर में है ना, त्रिभुज के अंदर में है, तो अंतः त्रिज्या बराबर होता है साथियों साइड बाय 2√3। तो अंतः त्रिज्या क्या है 7√3, और यहाँ पे साइड हो गया 2√3, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 में √3 से होगा 3 होगा, फिर 3 दूनी 6, 6 सते 42, यानी कि साइड इसका क्या आ जाएगा, साइड आ जाएगा 42। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 × साइड, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, यानी कि 126 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 100, दिए गए क्रम में 20वां पद क्या होगा। अब देखिए इसको आप फॉलो कीजिए, 50 यानी -50 के बाद क्या हो रहा है -47, तो 3 इधर जा रहा है, यानी कि कम होते जा रहा है, घटते माने इसका वैल्यू क्या हो रहा है धीरे धीरे कम होते जा रहा है, यानी कि बढ़ते जा रहा है। पहले -50 से, अच्छा -50 और -47 में कौन बड़ा है, -47 बड़ा है, माइनस में जितना कम अगर होगा वो उतना ज़्यादा है, और माइनस में जितना ज़्यादा होगा वह कम होगा, तो यहाँ पे बढ़ते हुए जा रहा है। तो 3 का क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर -47 से 44 आया, तो 3 बढ़ा ना, तो अब क्या कर रहा है 20वां पद पूछा जा रहा है। तो पहला पद 50 है -50, दूसरा 47 है, तीसरा 44 है, तो 3 तो चला गया, 20 में 3 चला गया, अब कितना पद बचा 17 पद बचा आपके लिए। और 17 इसका फॉर्मूला होता है, और वह लेंदी होगा समझने में, हालांकि आसान होता है, हम आपको ईजी तरीका समझाते हैं, बेसिक तरीका जो आप कभी नहीं भूलेंगे, भले ही आप फॉर्मूला क्यों ना भूल जाए। तो 20वां पद में साथियों आपका क्या चला गया 3 पद तो चला गया, 50 47 44, अब आपका 17 पद बचा, और 3 का आपका क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 17 तिया क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या जाएगा पॉजिटिव साइन जाएगा, बार बार 3 घटते घटते वो कहाँ चला जाएगा पॉजिटिव में चला जाएगा। अब आपका क्या है -44 तीसरा पोजीशन है, उसको आप घटाएंगे तो 11 में से 4 जाएगा 7, और यह आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में आप उस फॉर्मूला के आधार पर भी अगर पुट करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा। यह आपका बेसिक है और जो कि बिल्कुल क्लियर रहेगा, यह कभी भी आपका गलत नहीं होगा अगर एक बार आप समझ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 101, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है। उपधातु के गुणधर्म की अगर बात करें तो साथियों वो क्या होता है अर्धचालक होते हैं, ठीक है, अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक जो होते हैं, अर्धचालक होना उपधातुओं का गुणधर्म है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 102, किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय यानी कि अल जो है वह जुड़ा होता है। यह जुड़ा होता है एल्डिहाइड के साथ,
एल्डिहाइड कार्बनिक यौगिक जो है उनके नाम में अल जुड़ा रहता है, यानी कि एल जुड़ा होता है। प्रश्न संख्या 103, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं। नीले रंग की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अधिकतम जो है वह नीले रंग का कॉपर होता है, Cu। ऑप्शन नंबर डी। तांबा को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है और यह क्या होता है, प्रायः नीले रंग के होते हैं। आदि मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का ही यूज किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 104, नींबू के रस का पीएच का मान लगभग डैश होता है। तो इसका मान जो है साथियों लगभग क्या होता है, नींबू की अगर बात करें तो लगभग 2 होता है इसका पीएच मान। और एग्जामिनेशन में रक्त का जो है पीएच मान अधिकतर बार पूछा गया है। तो 7.36 से 7.42 के मध्य ब्लड का जो है पीएच लेवल होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 105, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है। तो इसका निर्माण जो है ठोस, द्रव और गैस, इनके मिश्रण जब भी होता है तो ठोस, द्रव या गैस के मिश्रण से ही किसी तत्व का निर्माण होता है, इसका संयोग होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 106 में पूछा गया है कि 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन क्या होगा। देखिए 1 ग्राम अणु की अगर बात करें तो H2 का एनटीपी आयतन 22.4 लीटर होता है। तो इसको अगर आप साथियों सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, यह एक न्यूमेरिकल बेस है, न्यूमेरिकल है। इसका फॉर्मूला होता है भार बाई अनुभार, ठीक है, अनुभार इंटू 0.02 जो कि आपका दिया हुआ है ना। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 448 मिलीलीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 107, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन के साथ, नए प्रकार का जो पदार्थ होता है उसका निर्माण होगा। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक परिवर्तन होगा तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होगा। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होगा। तो यह सारे के सारे जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 108, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है। तो अगर बात करें साथियों आवर्त सारणी की, तो उसमें किसी तत्व का स्थिति उसमें मौजूद जो है वह प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। किसी तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा यानी कि मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। तो यह फाइलेरिया होता है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। फाइलेरिया रोग जो है वह मच्छरों के द्वारा फैलता है। फाइलेरिया रोग को हाथी पाँव रोग भी कहते हैं और यह जो है फैंटिंगस मादा मच्छर से होने वाला रोग होता है। प्रश्न संख्या 110, यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा। मेढक की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में यह परिवर्तन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 111, छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है। छुई मुई के अगर पौधे की बात करें तो यह मीमोसैमी कुल का पौधा है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 112, पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था। तो यह जो है पेप्टिक वर्ण, उसके जीवाणु का पता लगाया गया था साथियों बैरी मार्शल और रॉबिन वारेल, इन दोनों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 113, किसी पारितंत्र में अपघटक, किसी पारितंत्र की अगर बात करें तो उसमें अपघटक कौन होते हैं, तो जैव पदार्थों का कार्बनिक रूप में बदल जाना ही क्या होता है, अपघटन होता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 114, केब रोग का दूसरा नाम क्या है। केब रोग की अगर बात करें तो इसे रेटिकुलोडो एंडोथीलियोसिस के नाम से जानते हैं। काफ़ी थोड़ा सा टफ बोलने में लगता है,
इसको अगर बात करें तो रेटिकुलो एंडोथीलियोसिस के नाम से जानते हैं केब रोग का। यह दूसरा इसका वैज्ञानिक नाम है इसका। प्रश्न संख्या 115, हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो यह जल के द्वारा जो होता है स्थानांतरित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और यह क्या है? विषाणु जनित रोग है। हेपेटाइटिस ई की अगर बात करें तो यह विषाणु से फैलने वाला रोग है, विषाणु जनित रोग है। प्रश्न संख्या 116, 116 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिखाई देता है जब निम्न पारदर्शी पन्ने को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है। अब इस तरीके से, इस कंडीशन से जब मोड़ा जाएगा साथियों, तो कौन सा फिगर हमारा करेक्ट बनेगा? तो देखिए यहाँ पे जब इसको आप मोड़ेंगे, यह आपका इस पे आ जाएगा, यह उलट के आ जाएगा इस पे, इस तरीके से। इसको अगर मानेंगे तो यह आपका इधर आएगा ना, तो यह इस तरीके से आएगा, फिर यह आपका उलट के इस पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? यह आपका इस पे आ जाएगा, तो ऐसा बनेगा। अब ऐसा और फिर ऐसा फिगर कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 में दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हमारा बी बताता है। 20 बता रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 117, एक निश्चित कूट भाषा में केम बार 2 को ही इज़ क्लेवर लिखा जाता है, उसी तरीके से बार लैपटॉप का अर्थ यह होता है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि सी के लिए कौन सा शब्द यूज होगा? अब देखिए सी कहाँ पे है, सी इज़ रिच है ना। तो सी इज़ रिच का मतलब क्या था? जेल टू लाभ, जेल टू लाभ। अब जेल टू लाभ को हटाते हैं, इसमें से जो है ना उसको हटा के चलेंगे, तब हमको सी वहाँ से क्या होगा? छांटा जाएगा, बचेगा। तो जेल टू लैप कहाँ मैच हो रहा है? देखिए लैप यहाँ मैच होगा, तो लैप इसमें से हटा दीजिए, क्योंकि सी कहीं भी आपका रिपीट नहीं हो रहा है। तो लैप हट गया। अब क्या बचा? जेल टू। अब जेल टू देखिए कहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गया? टू हट गया, तो क्या बचा? जेल बचा। ऑप्शन नंबर सी, 117 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न था। प्रश्न संख्या 118, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है? ट्राइंगल इसमें कितना शो कर रहा है? आप इसको काउंट करेंगे तो ट्राइंगल की अगर बात करें तो कुल 14 ट्राइंगल है, आप इसे खुद से काउंट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 119, तापमापी थर्मोमीटर की अगर बात करें तो उसका तापमान से वही संबंध है जो संबंध चांद यानी कि प्रोटेक्टर का किस से है? डैश से है। तो चांद से क्या होता है? कोण मापा जाता है ना, उसका यूज हम लोग कोण के लिए यूज करते हैं। जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं या बनाते हैं मैथमेटिक्स ज्योमेट्री, तो उसमें कोण के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे एंगल दर्शाया गया होता है। प्रश्न संख्या 120, 7 × 10 डिवाइडेड 6 + 3 - 2 = 0। अब इसमें कहाँ किसको चेंज करेंगे तो हमारा इक्वल हो जाएगा? अब देखिए 3 को 6 से चेंज कर दें। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3 ले आए और यहाँ पे 6 ले आए तो कुछ भी नहीं होगा। 2 को 6 से करते हैं, है ना, तो यहाँ पे 2 ले आते हैं। अब देखिए 7 × 10 डिवाइडेड 6 हटेगा, यहाँ पे क्या लेना है? 2 ले आना है, प्लस 3 माइनस, अब यहाँ पे क्या लेना है? 6 ले आना है। तो 2 से कितने बार में? अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7, इसको ये 2 से 10 5 बार में कटा है, तो 35 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 + 3 आया था ना, 2 + 3 यानी कि 2 को 6 से किया गया था ना, 2 को 6 से, तो यहाँ पे आपका 6 था, 3 - 6 था, यहाँ पे क्या था आपका? 3। तो यह आपका फुलफिल नहीं करेगा। अब आपको देखते हैं डी नंबर ऑप्शन को डाल के 3 और 7 को चेंज करना है। तो 7 की जगह पर 3 आ जाएगा, गुने 10 डिवाइडेड 6, और प्लस 3 की जगह पर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यहाँ पे 7 आ जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, और वह 10 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करके 3 × 10/6
+7 -2, 3 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, ठीक है। 5 और 7 12 हो गया, 12 - 2 क्या होता है 10 आएगा। तो यह क्या किया, समीकरण को संतुष्ट कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 121। प्रश्न संख्या 121, नीचे घुमाए हुए घन की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। पूछा गया कि जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी तो नीचे फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो 5 जब ऊपर होगी तो 3 और 6 तो नहीं होगा पहली बात, और 1 और 2 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, फिर यहाँ पे साथियों 6 नहीं होगा, तो 3 भी नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 122। 122 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। तो यहाँ में क्या है, उभयचर, बंदर और मेढक की बात कर रहा है, ठीक है। अगर बात करें उभयचर की तो मेढक उभयचर होता है, ठीक है। मेढक की अगर बात करें साथियों तो मेढक क्या होता है, उभयचर होता है। तो इस मान लेते हैं यह उभयचर है और इसके अंदर आपका मेढक आ जाएगा, ठीक है। और बंदर की अगर बात करें तो बंदर उभयचर नहीं है, बंदर बाहर रहेगा, है ना। तो इसका इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 123 कह रहा है के बराबर 16 और रॉ बराबर 25, तो नेक का मान कितना होगा। अब देखिए रॉ की अगर बात करें साथियों तो आर का मतलब कितना होता है 18। यहाँ पे अगर के को अगर देखिए, इसको छोड़िए, के को देखेंगे तो क्या होता है, के आपका के का 16 दे रहा है, तो वैसे के 11वें नंबर पर होता है और अल्फ़ाबेटिकल में कुल आपका 26 लेटर होता है ना। तो अगर इसको एक बढ़ा के करते हैं, 27 में से अगर एक घटाते हैं यहाँ पर क्या होता है 6 आता है, यानी कि रिवर्स करते हैं। रिवर्स ऑर्डर निकालने के लिए 27 में से माइनस करना होता है। अगर इसी तरीके से आर का कितना हो गया 18, ओ का कितना होगा एम का 13, एन का 14, ओ का 15, और डब्लू की अगर बात करें साथियों तो उसका कितना होता है 23, है ना। डब्लू 23 होता है। तो आपका 27 में से इनको आप माइनस करते जाएं उल्टा करने के लिए। 17 में से 8 गया 9 हो गया, ठीक है। 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया, तो यहाँ पे आपका 12 हो गया। और फिर यहाँ पे 7 में से 3 गया 4, तो 4 हो गया। अब इस तरीके से अगर आप इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है 12, 8, 20 और 21, 21, 4, 25। तो देखिए ऑप्शन नंबर में रॉ की अगर बात करें तो रॉ का तो 25 ही आएगा ना, तो यह फुलफिल कर रहा है। इसी तरीके से हमको क्या करना है, नेक को सॉल्व करना है। तो एन का होता है 14, ई का हो गया 5, सी का हो गया आपका साथियों 3, के का हो गया 11। तो सबको 27 में से आपको माइनस करना है। 7 में से 4 गया 3, 2 में से गया 1, 13 हो गया। फिर 27 में से 5 जाएगा तो 22 होगा, ठीक है, 22 हो गया। फिर 27 में से आपका 3 जाएगा 24 हो जाएगा, और 27 में से 11 हो गया, 7 में से 1 गया 6, यहाँ 16 हो गया। अब आप इसको ऐड करिए, इस सभी को आप ऐड करेंगे तो आपका 75 आ जाएगा। देखिए 75 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 124। 124 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि तस्वीर में मौजूद एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मण ने कहा, मान लीजिए कि हम ही लक्ष्मण हैं, कि वह मेरी माँ के पिता का, तो माँ का पिता कौन होंगे, नाना जी। माँ का पिता, पिता का माँ के नाना जी का इकलौता बेटा, तो यानी क्या हो गया मामा हो गया। तो लक्ष्मण का उस आदमी से क्या संबंध है, लक्ष्मण का उस आदमी से क्या हो जाएगा, तो यह क्या होगा बहन का बेटा हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, मामा ही तो होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पेनी का घर पश्चिम मुखी है, उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन के दाहिनी तरफ पाएंगे, प्रवेश द्वार के संदर्भ में किचन किस दिशा में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका पेनी का घर जो है पश्चिम मुख का, यानी कि फेस जो है वो पश्चिम दिशा की है। तो पश्चिम दिशा के फेस से तो आप इधर से ही तो इन करेंगे ना, एंट्री इधर से करेंगे। तो किचन कहाँ है उसका, राइट साइड में, यानी कि इधर पाया जाएगा। तो इधर क्या है आपका साउथ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दक्षिण दिया हुआ है।
प्रश्न संख्या 126, उस विकल्प का चयन करें जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जिसका आपका दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। अब देखिए, इस 4704 को 336 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 14 बार में कटता है। तो साथियों यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 14 से, तो यहाँ पता चल जाएगा कितना नंबर से इसको डिवाइड किया होगा। तो इसको 14 से हम काट के देखते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 185, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, आप खुद करके देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 127 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 5 में से 4 एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन उस समूह का हिस्सा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एकमात्र वॉवेल यू है, तो यू इस और बाकी जो आपका टी पी भी एस है वो आपका कॉन्सोनेंट है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में 5 एक साथ का मतलब है शीप गिव्स वूल। इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंड का अंक क्या है। अब देखिए यहाँ पे एंड नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसका अंक यहाँ पे ये दिया हुआ है सी गिव्स वूल एंड मिल्क। अब देखिए यहाँ पे क्या है साथियों, एंड यहाँ पे दिया हुआ है और इसके अलावा कहीं भी आपका एंड नहीं है। तो इसका कोड क्या है 3 9 5 1 7। तो 3 9 5 1 7 जहाँ नहीं मिलेगा, देखेंगे 5 1 7 हटा दीजिए, 3 और 9, तो 3 यहाँ से हट गया। अब क्या बचा 9 बचा ना, तो 9 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो किसी से मैच नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 129, निम्न कथनों को पढ़िए और उनके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, फिर ए माइनस बी का, इस तरीके से कंडीशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे डब्लू प्लस एक्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाई जेड के अनुसार डब्लू जेड की माँ से क्या, डब्लू का जेड की माँ से क्या संबंध है। तो डब्लू का जेड की माँ से संबंध बताना है। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको एक सिंबल देना पड़ेगा, खुद से पूछा गया है। तो कह रहा है कि डब्लू का जेड की माँ, तो जेड की माँ कौन हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बात है, अगर आप इसको वेन डायग्राम के माध्यम से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कह रहा है कि डब्लू प्लस एक्स, ठीक है ना। तो डब्लू प्लस एक्स वाले में क्या है, ए बी का पति है, यानी कि डब्लू जो है इसके अनुसार डब्लू व डब्लू एक्स का पति हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपका यहाँ कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, यानी कि डब्लू एक्स का पति हो जाएगा, तो यह पत्नी हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है कि वाई स्टार एक्स स्टार वाई, तो ए स्टार बी का मतलब क्या, ए बी की माँ है, तो इसका अर्थ होगा एक्स वाई की माँ है। वाई की माँ कौन हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। चलिए आगे क्या कह रहा है, वाई बाई जेड, तो ए बाई बी का अर्थ ए बी का पिता है, तो यहाँ पे क्या अर्थ हो जाएगा, वाई जेड का पिता है, तो जेड का पिता कौन हो जाएगा, वाई। अब क्या कह रहा है कि डब्लू का जेड की माँ से क्या संबंध है, तो यहाँ पे इसकी माँ तो पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यह माँ है, तो कह रहा है कि डब्लू का जेड की माँ से, जेड की माँ यह है, तो यह जो है डब्लू क्या लगेगा, इसकी माँ का डब्लू लगेगा ससुर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 130, दिए गए विकल्प में से उस अक्षर युग्म का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब देखिए बी के बाद यहाँ सी है, सी के बाद यहाँ डी होगा, डी के बाद ई होगा, तभी तो एफ होगा, तो पहला तो डी हो गया, ठीक है। अब यू एस, अब एक माइनस की तरफ चलते हैं ना, टी के बाद यू होता है, आर के बाद एस होता है, तभी तो टी होता है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, उल्टा रिवर्स। अब देखिए फिर प्लस एक जाना है, डी के बाद ई, फिर ई के बाद एफ हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका क्या करना है, ओ के बाद पी के बाद क्यू, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू। अब यहाँ पे आपका क्यू आ जाएगा, एक प्लस एक माइनस आ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एस एफ क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी +1 और प्लस माइनस का कंसेप्ट चल रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 131, राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को यहाँ पे डिकोड करते हैं, डायरेक्शन को यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, यह डायरेक्शन है। राहुल पश्चिम की ओर यानी कि इधर की तरफ चल रहा है, पश्चिम दिशा की ओर यह चल रहा है।
पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है, थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। वह कितनी बार दक्षिण की ओर मुड़ा? तो दक्षिण की ओर कई बार मुड़ा है? यहाँ से जाने के बाद एक, फिर यहाँ से जाने के बाद दो, और फिर साथियों यहाँ पे कुल मिला के एक बार यहाँ से चल के यहाँ आया है और इधर मुड़ा, तो एक बार यहाँ मुड़ा, फिर इधर चला और फिर मुड़ा, तो दो बार मुड़ा। उसके बाद यह आपका पूरब की दिशा की ओर मुड़ा है, तो कुल मिला के एक बार इधर और एक बार यहाँ चलने के बाद यहाँ मिला, कुल मिला के वह 2 बार मुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132। 132 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए गौर से। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, ड्रॉ सी है, फिर यहाँ पे क्या है, डी है। इस तरीके से अगर इसको फॉलो करेंगे, सी यहाँ पे तीसरा नंबर पर है और ई 5वें नंबर पर है, तो 2 बढ़ा होगा प्लस, तो तभी तो 5 हुआ होगा। फिर यहाँ पे 8वें नंबर पर है, एच का नंबर 8वां होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, 3 बढ़ा होगा। फिर एच के बाद यहाँ पे एल है 12, तो 4 बढ़ा होगा, है ना। फिर यहाँ पे 5 बढ़ा होगा एच में, एच से एल आने में कितना बढ़ा होगा, 4 में से 12 होने में कितना बढ़ा होगा, 8 बढ़ा होगा ना। एच 8 है और एल होने में 4 बढ़ा, फिर एल से क्यू तक 12 से 17 होने में 5 बढ़ा। अब यहाँ पे 6 बढ़ेगा, यानी कि 17 में 6 बढ़ेगा, तो 7 6 13 23 होगा। अब 23 कितना हो, किसका होता है, डब्लू का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 133। नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 संसाधनों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, उस असंगत का चयन करना है। अब देखिए, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम और बायोगैस। इसमें अगर बात करें तो बायोगैस जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है, बाद बाकी जितने भी है वह अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134। यदि फन को 62114 के रूप में अगर कोड करते हैं और 10 को 20 5 1 4 लिखते हैं, तो उसी तरीके से फिट को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए, एफ का मतलब 6 होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यू आपका 21 हो जाता है और एन 14 होता है। तो बस जो आपका अल्फ़ाबेटिकल नंबर है उसी के हिसाब से इसको कोड करना है। एफ 6 हो गया, ई 5 हो गया, फिर ई 5 हो गया और टी 20 हो गया, तो 65 520 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि एक्स एक तस्वीर अपने मित्र वाई को दिखा रहा है और कहता है, एक्स कह रहा है कि वह मेरी पत्नी, उसकी पत्नी की बेटी, बेटी का पति, यानी कि क्या है, उसका दामाद है ना, जाहिर सी बात है। पत्नी का अगर पति होगा, उसकी बेटी का अगर पति होगा, तो वह उसका क्या बन जाएगा साथियों, दामाद बनेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, प्रश्न में क्या पूरा उस व्यक्ति से, है ना, फोटोग्राफ में दिख रहे व्यक्ति से एक्स का क्या संबंध है। तो एक्स जो है यानी कि यह तो उसका ससुर लगेगा और वह व्यक्ति इसका क्या है, दामाद है। तो फोटोग्राफ में दिख रहे व्यक्ति से एक्स का क्या संबंध है, यह ससुर है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 136। यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ जोड़ है, इस तरीके से, है ना, तो निम्न का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखना है, 15, और प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, तो 15 डिवाइडेड 3, माइनस का अर्थ जोड़ है, तो 3 + 8, ठीक है। डिवाइड का अर्थ गुना है, तो 8 × 9, और फिर साथियों गुना का अर्थ यानी कि मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, घटाना, 7 हो गया। अब 3 से 15 को 5 बार में काटेंगे, तो 5 + 72 - 7, ठीक है। 7 में से यहाँ पे इसको ऐड करते हैं 5 और 72 को, तो यहाँ पे 5 और 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। उसमें से 7 को घटा देंगे तो आपका 70 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 137। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंध रखता है। अब देखिए, बिजली की अगर बात करें, उसकी धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो
वायुमंडलीय दाब की अगर बात करें तो उसे मापने के लिए साथियों बैरोमीटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 138 नंबर प्रश्न में कह रहा है बुक और माइनस पेन का मतलब 8 होता है। तो इसके लेटर को साथियों क्या करना है, लिख करके पेन के लेटर से माइनस कर देना है। यही एक कंसेप्ट चल रहा है। तो पी का कितना होगा, MNOP, तो वो आपका 15 होगा, तो पी 16 होगा, और ई कितना होगा, 5 होगा, एन आपका 14 होगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको प्लस कर देना है। प्लस कर दिए तो 16 4 20 10 30 5 35 हो गया। ओके, 35 हो गया। और फिर आपका एन है, एन का 14 हो गया, आई का 9 हो गया, और बी का 2 हो गया। तो 9 2 11, 11 4 15 10 25 हो गया। ठीक है, और इसको आप घटाते हैं तो माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 139। 139 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित क्रम में प्रश्न चिन्ह के द्वारा दर्शाए गए एक अक्षर अनुपस्थित है, और इसमें यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए एन 14 होता है ना, है ना, एच 14 होता है, आई आपका 9 है, जे आपका 10 है, और एच आपका 8 है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, यहाँ पे यह आई नहीं है, आपका एल है, एल यानी कि 12 है। तो 14 के बाद 12, 12 के बाद 10, 10 के बाद 8, 2 2 माइनस होते जा रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6, यानी कि एफ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 140। अब यहाँ पे साइलोलिज्म का यानी कि साइलो का प्रश्न है, सिलॉक्स का। अभी क्या कह रहा है, सभी पत्ते यानी कि जितने पत्ते हैं, पत्ता लिख देते हैं, प से पत्ता है, वो क्या है, जितने पत्ते हैं वो पेड़ हैं। ठीक है, सभी पेड़, सभी चावल पेड़ हैं, और कुछ गेहूं चावल। अब देखिए सभी चावल, जितने भी यहाँ पे राइस है, जितने भी राइस है, सभी चावल क्या है, ट्री है। ठीक है, सभी चावल ट्री है। कुछ गेहूं चावल है, यानी कुछ राइस क्या है, गेहूं है, गेहूं है, और सभी पत्ते पेड़ हैं। तो जहाँ भी यहाँ पे पेड़ है, जितने भी सारे के सारे पत्ते, सारे पत्ते यहाँ पे क्या है, पेड़ है। इस कंडीशन को अगर देखेंगे तो कुछ पत्ते आपका चावल है, चावल यहाँ है और पत्ता यहाँ है। ठीक है, इसे वेन डायग्राम के माध्यम से ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ गेहूँ है ना, कुछ गेहूँ आपका क्या है, चावल है, ऐसा कर सकते हैं, चावल है, कुछ गेहूँ चावल है, और जितने के जितने चावल है वह सब आपका पेड़ है। ठीक है, और साथियों यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी पत्ते पेड़ हैं। तो पेड़ में यहाँ पे क्या घुस गया है, पत्ते, सभी पत्ते पेड़ हैं, जितना भी पत्ता होगा वह यहाँ पे पेड़ होगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या आ रहा है, कुछ पत्ते चावल है। ठीक है, कुछ पत्ते यहाँ पे चावल है, तो चावल यहाँ है, पत्ता यहाँ पे, इससे कोई लेना देना नहीं है। चावल देखिए, चावल यहाँ पे और पत्ता यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि कुछ पेड़ पत्ते हैं। अब देखिए पेड़ यहाँ है और पत्ता इससे जुड़ा हुआ है, तो कुछ पेड़ हमारा पत्ता है। अब यहाँ भी देखिए पत्ता कहाँ पे है, यहाँ पे, तो सभी पत्ते पेड़ हैं, तो कुछ पत्ते पेड़ भी हो सकता है, कुछ पेड़ पत्ते हैं, सभी कुछ पेड़ यहाँ से इसका पार्ट हो सकता है ना। तो ऑप्शन 2 हमारा यानी कि निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। तीसरे निष्कर्ष की अगर बात करें तो कह रहा है कुछ पेड़ गेहूँ है, पेड़ यहाँ है, गेहूँ है, यानी कि चावल, सारे के सारे चावल पेड़ है और कुछ चावल गेहूँ है, तो कुछ पेड़ आपका गेहूँ होगा। 2 और 3 जो है आपका अनुसरण करेगा निष्कर्ष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 141 पूछा गया है कि 3 पासा दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 5 के विपरीत फलक पर 1 आपका होगा नहीं। ठीक है, 6 आपका होना नहीं है, 5 के विपरीत फलक पर 2 और 3 होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 142 दी गई आकृति का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अब क्या कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र, देखिए क्षेत्र दे रखा है, कौन सा क्षेत्र उन छात्रों को दर्शाता है, एक एक शब्द पे ध्यान देना है।
छात्रों को दर्शाता है। जो संगीतकार है, संगीतकार तो हैं छात्र, लेकिन क्या है, खिलाड़ी नहीं है। अब देखिए छात्र कौन कौन से हैं, पी एस, देखिए पी है, एस है, आर है, क्यू है, ये सब छात्र है। और संगीतकार हैं, तो संगीतकार में कौन कौन आ जाएंगे, क्यू आ जाएंगे, आर आ जाएंगे, टी आ जाएंगे, यू आ जाएंगे, है ना। संगीतकार तो है लेकिन क्या है, खिलाड़ी नहीं है। तो खिलाड़ी के अंतर्गत ये पूरा का पूरा आता है। खिलाड़ी नहीं होने चाहिए, संगीतकार होने चाहिए। तो संगीतकार के अंतर्गत ये आना चाहिए। और क्या होना चाहिए, छात्र भी होने चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्यू हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 143। 143 नंबर में कह रहा है कि दिया गया प्रश्न चित्र यानी कि प्रॉब्लम फिगर पूछा गया है, इस कौन से में मौजूद है। अब देखिए साधारण सा प्रश्न है। इस तरीके का जो आपका ड्रॉ है, ड्रॉ किया हुआ इस तरीके का, वह कहाँ है, यहाँ पे है ना। इस तरीके का ड्रॉ किया हुआ आपका यहाँ पे देखिए, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन यानी कि चौथे नंबर फिगर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 144। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थानों के यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। अब देखिए ए है, बी है, बी है, फिर ए डैश बी, बी। अब यहाँ पे 3 बी एक साथ देखने को मिला, ठीक है ना। तो अगर हम आपको ए बी, बी के बाद फिर एक बी भरते हैं, ट्रिपल बी, फिर ए बी और बी, ट्रिपल बी हो गया, फिर ए होगा। तो ऐसा पैटर्न कौन फॉलो कर रहा है, आप देखिए ए डबल बी, तो एक बी भर देंगे तो ट्रिपल बी हो जाएगा, ट्रिपल बी हो गया यहाँ पर। फिर ए के बाद एक और बी, 2 बी और एक और बी, तो ट्रिपल बी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ए। इस तरीके का ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, मात्र ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 145। 9 के बाद 20 है, 20 के बाद 42 है, फिर 86 है, फिर 174 है और फिर 350 है। तो अगला क्या होगा, यहाँ पे कितना का है साथियों, 9 दूनी 18 प्लस 2, 20 दूनी 40 प्लस 2, 42 दूनी क्या होता है 84 प्लस 2, फिर 82 दूनी 84 प्लस 2 86 हो गया। फिर इसको दोबारा करेंगे तो इसी तरीके से 35 दूना 70, एक 0 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 702 हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है और 2 ऐड हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 146। क्या कह रहा है, विषम की पहचान करना है। अब देखिए इसमें विषम कौन सा हो जाएगा, विषम की अगर बात करेंगे साथियों तो देखिए इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर सर्किल के अंदर एक अलग फिगर है, यहाँ भी अलग है, ट्रायंगल है, यहाँ भी आपका स्क्वायर है, लेकिन सर्किल के अंदर सर्किल यह एक दूसरे से भिन्न है, सब में अलग अलग फिगर है और वहीं पे सर्किल में सर्किल ड्रॉ किया हुआ है, तो यह सबसे अलग है, यानी कि एक ही जैसा इसमें ड्रॉ किया हुआ है। तो डी फिगर आपका अलग हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 147। कह रहा है कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जो एक समूह बनाते हैं। तो इसमें आपका ई जो है वॉवेल है, बाद बाकी सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 148। निम्न श्रेणी में से ऐसे कितने जीरो है जिनके तुरंत बाद संख्या 2 है, ठीक है ना, जीरो के तुरंत बाद संख्या 2 है। तो यहाँ पे है जीरो के तुरंत बाद संख्या 2, फिर यहाँ पे है दूसरे नंबर पर, अब जीरो के बाद संख्या 2 यहाँ तीसरा है। तो पूछा गया है कि ऐसा कितना संख्या है। अगर बात करें तो कुल मिला के साथियों ऐसा जो है वह 3 बार है, जीरो के बाद जस्ट 2 आया है 3 बार। प्रश्न संख्या 149। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 2 + 2 इंटू, इसको सॉल्व करना है ना, कौन सा व्यंजक का मान हो सकता है। अब देखिए 2 + 2 इंटू 2, अब देखिए इसको सॉल्व आप करते हैं तो क्या आता है, इसको आप सॉल्व कीजिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 + 2 2 जा 4 माइनस 3 से 3 डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर इंटू 3 -4 है ना, इंटू 4 से 4 कटेगा तो 1 हो जाएगा। अब क्या हो गया 2 + 4 -3 -4 है ना, तो 4 2 आपका कितना हो जाएगा
6 हो जाएगा, 6 माइनस 7। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 7 में से 6 अगर रिवर्स जाएगा तो -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अब पूछ रहा है कि दी गई आकृति में जल छवि का चयन करना है। तो आप यह याद रखेंगे, जल छवि में इमेज उल्टा नहीं बढ़ेगा, जस्ट ऊपर से नीचे हो जाएगा। तो P है, P जस्ट ऊपर से नीचे आएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा होगा, यह नीचे हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। यह ऊपर दिया हुआ तो ये आपका गलत हो गया, ए और डी सही जा रहा है ना। और यह आपका लेटर जो है रिवर्स कर दिया, रिवर्स नहीं होगा, तो सी भी आपका गलत हो जाएगा। एच आपका एज यूजुअल सेम टू सेम रहेगा, फिर ओ आपका सेम टू सेम रहेगा। एन की अगर बात करें साथियों तो एन क्या हो जाएगा, देखिए एन इस तरीके का हो रहा है तो यह भी सही है, इसमें भी सही है। ई आपका सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि ई आपका डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, इधर इस तरफ है तो बाद में इस तरफ नहीं होगा। जल छवि में ऐसा नहीं होता है, मिरर में ऐसा होता है। तो आपका सेम टू सेम ई रह जाएगा, तो यह कहाँ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न संख्या हम लोगों ने 47 के बाद शुरू किया था, 150 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया है। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब करेंगे, पहली बार आए हैं, और वीडियो को हमेशा कंप्लीट देखेंगे, और साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे आपसे कल अगले सेट नंबर 3 के साथ। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए।